मुझे बताओ जहां हरा है, हरे का मतलब क्लोरोप्लास्ट, हरे का मतलब क्लोरोफिल। मतलब बेटा यहां पे क्लोरोफिल है, यहां पे क्लोरोफिल है, यहां पे क्लोरोफिल है, यहां पे क्लोरोफिल, यहां पे, और बाकी जगह पे क्लोरोफिल नहीं है। ठीक, यानी इन पार्ट्स में खाना स्टोर हुआ होगा, ग्लूकोज स्टोर हुआ होगा। यानी यहां पे बेटा अगर क्लोरोफिल है, हरा मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, हरा मतलब क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का मतलब बेटा यहां पे ग्लूकोज स्टोर हुआ होगा। यानी यहां पे क्या होगा, स्टार्च। खाना जो प्लांट बनाता है, जो ग्लूकोज बनाता है, उसको किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च। और कहां पे बनता है, क्लोरोप्लास्ट वाली साइड यानी क्लोरोफिल में। तो जहां जहां हरा वहां वहां क्लोरोफिल और वहां वहां स्टार्च होगा। ठीक, अच्छा, हमने क्या किया, इस पत्ती को गर्म पानी में धो दिया। ए गंदी पत्ती, चल गर्म पानी में, छक 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 छक, धुल दिया, है ना, गंदी गंदगी सारी निकल गई। अब इस पत्ती के ऊपर हम डालेंगे आयोडीन। क्या डाल रहे हैं, आयोडीन। क्यों आयोडीन डाल रहे हो सर? बेटा आयोडीन जो होता है वो स्टार्च का इंडिकेटर है। आयोडीन जैसे ही स्टार्च से मिलता है, जैसे ही स्टार्च से मिलता है, ब्लू ब्लैक कलर देने लगता है। अगर आयोडीन को स्टार्च मिला तो वो कौन सा कलर देगा, ब्लू ब्लैक कलर देना स्टार्ट कर देता है। तो यहां हमने क्या किया, बॉइलिंग वाटर के अंदर इस लीफ को डाला, इसके बाद क्या किया, इसके ऊपर, सॉरी, इसके बाद क्या किया, इस लीफ को ले जाके आयोडीन के सोल्यूशन में डुबा दिया। अब जिसको हम जैसे ही आयोडीन के सोल्यूशन में डुबाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, आयोडीन जहां जहां स्टार्च होगा वहां वहां पे ब्लू ब्लैक कलर, वहां वहां पे ब्लू ब्लैक कलर दे देगा, बाकी जगह पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। यानी आयोडीन वहीं वहीं पे ब्लू ब्लैक कलर देगा जहां जहां पे स्टार्च प्रेजेंट है। यानी स्टार्च वहीं प्रेजेंट है जहां पे क्लोरोफिल है, जहां पे ग्रीनरी है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, स्टार्च इज प्रेजेंट एट ग्रीन साइट ओनली, प्रूविंग क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टार्च वही बना जहां पे ग्रीन था, और ग्रीन मतलब क्लोरोफिल। इस एक्सपेरिमेंट में एक छोटी सी चीज है, बॉइलिंग अल्कोहल का रोल। ये ध्यान से सुनना, कई लोग गलत बता देते हैं। बॉइलिंग अल्कोहल का रोल क्या है, हम गर्म पानी में धोने के बाद, गर्म पानी में पत्ती को धोने के बाद इसको बॉइलिंग अल्कोहल से भी थोड़ा सा धो देते हैं। क्यों धोते हैं, बॉइलिंग अल्कोहल क्या करता है कि इसके ऊपर से कलर फेड कर देता है। क्योंकि हमें इधर ब्लू ब्लैक कलर देखना है ना, हम चाहते हैं एकदम क्लियर ब्लू ब्लैक दिखे, तो हम नहीं चाहते कि ये हरा कलर बहुत ज्यादा इंटरफेयर करे। तो हम इसको बॉइलिंग अल्कोहल में डुबा के थोड़ा धो देते हैं ताकि कलर्स थोड़े फेड हो जाएं और ब्लू ब्लैक कलर हमें बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई पड़े। क्लियर है, ये हो गया हमारा प्रूविंग दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है बेटा हमारा ग्लास जार एक्सपेरिमेंट। अब ग्लास जार एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, हमने एक ग्लास का जार लिया, उसके अंदर एक पौधा लिया, गमले में पौधा, और गमले में पौधा लिया और ग्लास जार लेके उसके ऊपर ऐसे बंद कर दिया। ग्लास जार के नीचे थोड़ा सा वैसलीन भी लगा देते हैं। काहे लिए, वैसलीन लगा दी ताकि एकदम एयर टाइट बंद हो जाए, अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जानी चाहिए। हाँ, इसके अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी। अब हमने ग्लास जार के अंदर प्लांट को रखा और एकदम वैसलीन लगा के एकदम टाइट बंद कर दिया, और ले जाके इस प्लांट को धूप में रख दिया। अब इस प्लांट को क्या क्या मिल रहा है, धूप मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है, गमले में भाई सॉइल है, सॉइल में पानी है, पानी भी मिल रहा है, तो वाटर मिल रहा, सनलाइट मिल रहा, क्लोरोफिल, हरा प्लांट है, क्लोरोफिल भी मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा, एयर टाइट बंद, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर नहीं आ पा रही। क्या नहीं मिल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पा रही है। और अगर अंदर पहले से कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हुई तो, कार्बन डाइऑक्साइड तो हर तरफ है, अगर ग्लास जार में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड हुई, उसका भी सोल्यूशन है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर KOH डाल देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो हमने क्या किया, एक तस्तरी रखी, एक प्लेट, और उसमें क्या किया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, अंदर अगर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो एब्सॉर्ब कर लेता है। यानी अब इसके अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब बताओ ये खाना बना पाएगा क्या, क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता ये कर पाएगा। अब तो मुझे नहीं लगता ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, ग्लूकोज नहीं बना, तो स्टार्च नहीं स्टोर होगा। अगर मैं इसका टेस्ट आयोडीन के साथ करूं, अगर मैं इसकी लीफ का टेस्ट किसके साथ करूं, आयोडीन के साथ, इसकी लीव्स का टेस्ट आयोडीन के साथ, तो क्या ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं। इसने क्या प्रूव किया कि जब तक क्लोरोफिल नहीं तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं। इसने क्या प्रूव किया, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं। ग्लास जार्स आर सील्ड एंड केप्ट इन सन, KOH इन वन जार, KOH डाल देते हैं, एंड दिस टेस्ट फॉर स्टार्च। तो टेस्ट फॉर स्टार्च कैसे करते हैं हम, आयोडीन से करते हैं। क्लियर? तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, क्लोरोफिल एसेंशियल है, और ग्लास जार एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब हमें क्या पढ़ना है, हाँ, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर बेटा, एक सेल का ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर अमीबा। अमीबा में आपको दो चीजें अच्छे से याद रखनी है। पहली चीज कि अमीबा को जब खाना दिखता है तो उसके अंदर से निकलती है फिंगर लाइक एक्सटेंशन। क्या निकलती है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जो खाने को ऐसे पकड़ के ले आती है। इस फिंगर लाइक एक्सटेंशन को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, नाम बहुत है सर मास्टर बायो में, अब मैं क्या करूं यार, मैंने नहीं लिखी बायो, मैं लिखता तो इसका नाम रख देता राजू, पपलू, बब्बू, गड्डू, नाम है तो है। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक एक्सटेंशन। इससे क्या करता है, अमीबा खाने को पकड़ता है और लेके आ जाता है फूड वैक्यूल में। क्या है, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये आपको दिख रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, इसी को हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। इससे क्या किया, इसने खाने को पकड़ लिया, कहां लेके आया, फूड वैक्यूल में। ये बेटा फूड वैक्यूल, ये इसके अंदर ले आया फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल क्या करता है कि जो एक कॉम्प्लेक्स खाना है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं खाने में, जो अमीबा पकड़ के ले आया बाहर से, शिकार करके ले आया, शिकार करने कौन गया, स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक एक्सटेंशन पकड़ के लाया। अब फूड वैक्यूल क्या करता है, इस कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है ताकि वो डाइजेस्ट हो पाए, और उस सिंपलर सब्सटेंसेस को क्या करता है, फिर वो साइटोप्लाज्म के अंदर ढकेल देता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है मास्टर, बेटा एक सेल देख लेना, पूरी सेल में बेटा साइटोप्लाज्म ही होता है, और उसी के अंदर छोटे 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 ऑर्गेनल होते हैं। तो ये सब पूरा साइटोप्लाज्म है, और ये काला काला क्या है, ये बेटा न्यूक्लियस है सेल का। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म पूरे सेल में है। तो क्या हुआ बेटा, फूड वैक्यूल ने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ, इस फूड का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। ये सारा खाना अब साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है। अब अमीबा को जितने खाने की जरूरत है खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, बाकी को अपने सरफेस से बाहर फेंक देता है। अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टू द सेल सरफेस एंड थ्रोन आउट। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है सेल सरफेस पे आता है और उसको वो बाहर कर देता है। दूसरा एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो है पैरामीशियम। ये भी सिंगल सेल का है। अब पैरामीशियम और अमीबा में डिफरेंस अगर पूछ ले तो क्या लिखना है, ध्यान से सुनो। अमीबा का फिक्स्ड शेप नहीं होता, सबने देखा है, टीचर कहती है एग्जाम में अमीबा बना दो, तुम यार तो ले बन गया अमीबा, सर अमीबा ले बन गया अमीबा, नचा दिया कहीं पे भी। पर पैरामीशियम के साथ ये नहीं कर सकते। पैरामीशियम का एक डेफिनेट शेप होता है, याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, है ना, ये बात लिख लेना भाई, इसमें लिखी नहीं है, ये बात लिख लेना, मैं आपको नोट्स में लिख के दे दूंगा, ठीक है, इसी के जो नोट्स आएंगे उसमें देख लेना। डज नॉट हैव फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप नहीं है। पर अगर मैं पैरामीशियम की बात करूं बेटा, तो पैरामीशियम हैव अ डेफिनेट शेप। ये भी सिंगल सेल के, ये भी सिंगल सेल के है, थोड़े से एक जैसे, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ऐसे वैसे जैसे बना दिया। इनका एक डेफिनेट शेप, कौन सा शेप, चप्पल का शेप, ये दिख रहा है यहाँ पे, चप्पल जैसा, स्लिपर जैसा शेप होता है। कैसा होता है, लाइक स्लिपर। अच्छा, इनके अंदर भी क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा में भी होलोजोइक, होलोजोइक मतलब बाहर से खाना लाएंगे, ऑर्गेनिक खाना खाएंगे, इंटरनली डाइजेस्ट करेंगे। अब बेटा पैरामीशियम क्या करता है, इस सारे खाने को एक स्पेसिफिक साइट पे लेके जाता है, ये वाली। एनसीईआरटी में इस स्पेसिफिक साइट का नाम नहीं लिखा है, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं यहां पे ज्ञान दिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको एग्जाम के लिए पढ़ाने आया हूं। तो एनसीईआरटी में इस स्पेसिफिक स्पॉट का नाम नहीं दिया, मैं भी आपको नहीं बता रहा। पैरामीशियम क्या करता है, खाने को लेता है, एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ले जाता है, ठीक, इस वाले स्पॉट पे। बस यही कहानी है पैरामीशियम की। अब इसमें पैरामीशियम में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जैसे अमीबा के पास क्या थे, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस थे, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, वैसे ही पैरामीशियम में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हेयर लाइक, ये दिख रहा है देखो, झंग 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 झंग, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं सीलिया। मास्टर सीलिया से तो बंदी है, सीली कितना सिंगल है तू, पैरामीशियम पे तेरा दिल आ रहा है, ये दिन आ गए तेरे यार। मास्टर कोई भी हो, मेरे को प्यार है इस यूनिसेलुलर चप्पल से ही चप्पल लेके ऐसे बैठे हुए हैं मास्टर है। तो बेटा इनके पास क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीलिया, और यही सीलिया खाने का शिकार करके खाना लेके आता है पैरामीशियम के पास। अमीबा में कौन जाता है शिकार करने, फिंगर लाइक एक्सटेंशन स्यूडोपोडिया, यहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स सीलिया, ठीक है।
मूवमेंट ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया। ठीक है, यही है बेटा अमीबा और पैरामीशियम की कहानी। तो दो डिफरेंस हो जाएंगे, इनका फिक्स शेप नहीं होता, इनका फिक्स शेप। दूसरा, इनके पास फिंगर लाइक एक्सटेंशन सूडोपोडिया, इनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स सीलिया। क्लियर है? चल भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ये बहुत पूछता है और आपकी फेवरेट सिमी मैम ने मुझे मैसेज करके बोला है कि बच्चों को जरूर बता देना सर कि ये डाइजेशन वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है। तो मैं बता दिया भाई, सिमी मैम का मैसेज कन्वेड। ठीक है, जितना प्यार देखिए आप लोग ऋतिक सर से करते हैं, उतना ही प्यार आप लोग सिमी मैम से भी करते हैं। मैं प्यार तो नहीं बोलूंगा, वाइफ देख रही होगी, रिस्पेक्ट करता हूं बोलूंगा, थोड़ा बच के चलना चाहिए। बहुत शुरुआत से हमारे साथ हैं, बहुत मेहनती मैम है, बहुत शुरुआती दौर से जुड़ी हैं। मुझे आज भी याद है कि थोड़े बहुत शीट्स बनाते थे, काम करते थे, और आज देखिए इतने बड़े टीचर हैं वो। बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा हमें समझना है। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन समझना है। ये पूरी कहानी से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, और ये पूरी कहानी बेटा इस एक पेज के अंदर मैं बताऊंगा, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस पेज के बाहर से नहीं आने वाला, गारंटी देता हूं। स्टार्ट करें, चल भाई खाने की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले खाना आया, कहां जाएगा? मुंह में जाएगा, दांत उसको काटेंगे। तो सबसे पहले दांत का फंक्शन आया हमारे पास, सबसे पहले टीथ का फंक्शन आया। सबसे पहले क्या हुआ? टीथ ने क्या किया? क्रशिंग एंड कट फूड इन स्मॉल पीसेस। सबसे पहले टीथ ने क्या किया? क्रशिंग एंड कट फूड इन स्मॉल पीसेस। अब दांत ने खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। बेटा डाइजेशन कहां पे होता है? हम सबको ये लगता है डाइजेशन तो पेट में होता है, गलत बेटा। जैसे ही निवाला मुंह में गया डाइजेशन शुरू हो चुका है। कैसे? जैसे ही दांत ने उसको छोटे छोटे पार्ट में खाने को तोड़ा, फिर आपके यहां पे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या चीज होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स। यहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स क्या निकालेंगे? नाम से ही लग रहा है सलाइवरी, तो सलाइवा निकालेंगे, थूक। हाँ, तो बेटा सलाइवरी ग्लैंड क्या चीज सीक्रेट करते हैं? सलाइवा। और सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। अब याद करना पड़ेगा ये, इसलिए मैं इसके नोट्स दे दूंगा, आपको याद हो जाएगा। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं? जैसे ही खाना खाया नौंग 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 नौंग, अब सलाइवरी ग्लैंड ने क्या सीक्रेट किया? सलाइवा। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है कि जो आपने अभी अभी खाना खाया उसमें जितना भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, जितना भी उसमें स्टार्च था, स्टार्च कहां से आया भाई? पेड़ पौधे खाते हो कि नहीं? पेड़ पौधों में खाना कैसे स्टोर हुआ था? स्टार्च के फॉर्म में। तो जैसे ही आपने स्टार्च खाया, सलाइवरी अमाइलेज क्या करते हैं? उस स्टार्च को, उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे सिंपलर शुगर में तोड़ देते हैं। यहां पे लिखा है, आपने खाना खाया टीथ से, अब किसका काम आया? सलाइवरी ग्लैंड्स का। सलाइवरी ग्लैंड ने क्या सीक्रेट किया? सलाइवा, थूक निकली। तो बेटा आपकी थूक ना डाइजेशन का काम करती है। डाइजेशन पेट में नहीं होता बेटा, यहां से शुरू हो गया डाइजेशन, खाना मुंह में जाते ही। सलाइवा के अंदर क्या चीज है? याद करना पड़ेगा भाई। अब देखो कुछ कुछ टर्म्स तो याद ही करने होंगे, बायोलॉजी है ना। तो सलाइवा में क्या होता है बेटा? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? ब्रेक्स डाउन स्टार्च यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल शुगर। ठीक है, थूक मिल गई खाने से, सारा स्टार्च छोटे छोटे शुगर में बन गया, सिंपल शुगर में। अब खाना नीचे जाएगा। अब खाना जैसे ही बेटा आपके मुंह से नीचे तरफ जाता है, तब आता है आपका फूड पाइप, खाने का पाइप। इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, स्पेलिंग ओ से है, ईसोफेगस। ये देखो, ये जो गया यहां पे आपने खाना चबाया, फिर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज, उसने क्या किया? स्टार्च को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ा। अब खाना गया ईसोफेगस यानी फूड पाइप के अंदर। अब ईसोफेगस से एक ही क्वेश्चन बनता है, क्या है? पैरास्टाल्टिक मोमेंट। क्या चीज है ईसोफेगस के पास? सॉरी, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। ईसोफेगस या फूड पाइप, ये क्या है? फूड पाइप। इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्या होता है? ये ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करता रहता है। तुम सोचो तुम्हारे फूड पाइप में कोई कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ना हो, ऐसे है फूड पाइप, तुमने सेब ऐसे खाया, धम से सेब ऐसे नीचे गिर जाएगा। अरे यार, अगर ऐसा ही एक सोचा था प्लास्टिक का ऐसा पाइप लगा है मुंह से लेके ऐसे पेट तक, तो जो चीज खाओगे ऐसे धड़ से आवाज नहीं आएगी गिरने की? उसकी आती है क्या? खाना खाया से ढंग से आवाज नहीं। ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं फूड के मूवमेंट को। क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं फूड के मूवमेंट को। कैसे? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरी या बेटा याद रखना पड़ेगा,
ईसोफेगस यानी फूड पाइप क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, खाने को धीमे धीमे नीचे लेके जाना, ठीक है। क्या करता है, रेगुलेट्स द फूड थ्रू द फूड पाइप, ठीक है, पुशेस फूड इनटू स्टमक, क्या करता है, पुशेस फूड इनटू स्टमक। अच्छा, अब खाना फूड पाइप से नीचे कहां गया, कहां गया, कहां गया, पेट में मास्टर। अब यार पेट क्या होता है, स्टमक क्या होता है, आओ समझते हैं। तो बेटा ये खाना देखो फूड पाइप के थ्रू होता होता आ गया आपके स्टमक में, ये है बेटा आपका स्टमक, ये दिख रहा है, राजमे जैसा लग रहा है मास्टर स्टमक तो। हाँ, हम तो सोचते थे गोल होता है पेट, बना देते थे ऐसे गोल कलर का, गुड्डू का पेट भी गोल, गुड़िया का पेट भी गोल, बना दिया। नहीं बेटा, ऐसे राजमे जैसा, ये है स्टमक। अब स्टमक का काम क्या होता है, स्टमक में बेटा एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक वर्ड सुना है ना, गैस्ट्रिक जूस, गैस सुना है बहुत, हाँ सर सुना है, गैस गैस। तो एक ग्लैंड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है ये एग्जाम में पूछता है, याद करना पड़ेगा। तो खाना आया स्टमक में, स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकला, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में बेटा तीन चीजें होती हैं। गैस्ट्रिक जूस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो याद आ गया होगा, है ना, गैस्ट्रिक जूस, पेट में क्या एसिडिटी, हाँ, तो एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरी चीज क्या होती है, पेप्सिन, जो पेप्सी पेप्सी नहीं होती, पेप्सिन एंजाइम है। तीसरा होता है म्यूकस, म्यूकस क्या होता है, नाक में नहीं होता इसे चिपचिपा, म्यूकस। ये तीन चीज होती है। क्या क्या होता है, HCl। फिर से खाना गया पेट में, स्टमक, स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकला, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अच्छा, अब इन तीनों का फंक्शन समझो। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटा, ये क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम रेडी कर देता है, किसके लिए, हीरो के आने के लिए। हीरो कौन है, हीरो है पेप्सिन। पेप्सिन बेटा बहुत बड़ा हीरो है। पेप्सिन आके ना खाने के अंदर के सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन का डाइजेशन कौन संभालता है, पेप्सिन, और इधर ट्रिप्सिन भी संभालता है, वो बाद में बताएंगे। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पर पेप्सिन हीरो आदमी है, कहता हम ऐसे नहीं आएंगे, पहले जरा एसिडिक मीडियम बनाओ चारों तरफ, फिर हम आएंगे, हम हीरो हैं। अब ये काम कौन करता है, HCl। HCl एक एसिडिक मीडियम पूरा रेडी कर देता है कि पेप्सिन तुम आओ, एसिडिक मीडियम बन गया है। साथ ही साथ HCl का एक और फंक्शन है, एसिड है, बैक्टीरिया को मारना, जम्स को मारना, ये भी इसका काम है कि खाने में कोई बैक्टीरिया है, जम्स है, उसको किल कर देते हैं। तो HCl के दो फंक्शन, पहला एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, सेकेंड किल एनी बैक्टीरिया और जम्स। अब बेटा एसिडिक मीडियम रेडी हो गया, अब हमारे हीरो साहब आएंगे, पेप्सिन साहब आए। पेप्सिन साहब ने कहा हाँ एसिडिक मीडियम बन गया है, हाँ HCl ने बना दिया है, अब मैं करूंगा प्रोटीन का डाइजेशन। पेप्सिन पी से प्रोटीन पी से, प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन कर देता है। लास्ट एक और चीज थी, क्या, म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस कैसा, ऐसे चिपचिपा सा, गीला सा। बेटा अगर आप देखो पेट के अंदर एसिड बन रहा है, और एसिड बेटा HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl वीक एसिड नहीं होता। पेट के अंदर हमारे वीक, बेटा पीएच पता है इसका, पेट के अंदर के एसिड का पीएच पता है तेरे को, 1.2। अरे दादा 1 या 2.2, मतलब 1 और 2 के आसपास है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, गलत नहीं कमेंट करूंगा, 1 या 2 होता है बेटा इसका पीएच, 1-2 पीएच, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब बेटा पेट के अंदर एसिड, पूरा पेट जल जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। म्यूकस बेटा सेवियर है, यही बचाता है पेट को। म्यूकस जिसकी तुम बेइज्जती करते हो कि ये क्या गंदा सा नाक से चिपचिपा सा निकला है, पेट में भी वैसे ही म्यूकस होता है, तुम इतनी उसकी बेइज्जती करते हो ना उस म्यूकस की, वही बचाता है तुम्हारे पेट को। म्यूकस बेटा क्या है, गीला सा, चिपचिपा सा, वो पेट की लाइनिंग को एसिड से जलने से बचाता है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। क्या, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो बेटा ये था स्टमक, खत्म। स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकला, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में क्या है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl ने क्या किया, एसिडिक मीडियम बना दिया, साथ में बैक्टीरिया जम को मार दिया, एसिडिक मीडियम बन गया, हीरो साहब पेप्सिन साहब आ गए, क्या किया, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और अब इस HCl की वजह से पेट जल सकता है, कौन बचाएगा, जिसको तुम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हो, म्यूकस। वो क्या करता है, एक इनर लाइनिंग बना के पेट को एसिड से बचाता है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। पर बेटा डाइजेशन अभी खत्म नहीं हुआ, अब खाना यहां से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये पेट दिख रहा है। अब पेट से खाना किस में गया, ये गुजड़ू 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 गुजड़ू, ये कॉइल जैसा जो दिख रहा है, कैसे, कॉइल, देखो कॉइल जैसा दिख रहा है, किच 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 किच। अब खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर एग्जाम में पूछता है कि डाइजेशन
मेनली कहां होता है, तो आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट मत बोलना। मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ना थोड़ा बॉसी होता है, कहता हमारे नौकर कहां है नौकर, तो उधर से लीवर बोलता है जी साहब, उधर से पैनक्रियास बोलता है हाँ साहब। तो लीवर और पैनक्रियास को जॉब पे रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन ने काम करवाने के लिए। ये लीवर से कहता है काम करो, पैनक्रियास से कहता है काम करो, डाइजेशन कराओ, हम नहीं जानते। लीवर कहता है जी साहब। तो आओ पहले लीवर की कहानी, अब लीवर की कहानी पढ़ते हैं। लीवर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एम्प्लॉय है, काम करेगा इसके लिए, है ना, नौकरी दे रखी है। आ जाओ, अब आए हम लीवर पे, आ जाओ। लीवर, ये रहा लीवर। कहां है सर लीवर, कहां होता है, ये है बेटा ये है लीवर आपका, ये दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड लीवर। अब लीवर का क्या फंक्शन है ये समझो। लीवर बेटा सिक्रीट करता है बाइल जूस। तुम्हारे मुंह में वही आया ना, बाइल जूस नहीं, बाइल जूस। क्या निकालता है, बाइल जूस। ये बाइल जूस जाके स्टोर हो जाता है कहां पे, ये बाइल जूस जाके स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। ब्लेडर नहीं, गॉल, मैं बचपन में ब्लेडर बोलता था, आज भी मेरे मुंह से ब्लेडर निकल जाता है, प्रोनाउंसिएशन यार मेरा कमजोर है। किसमें स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में जाके ये स्टोर हो जाता है। ये गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करता है, बाइल। एग्जाम में पूछ लिया गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करता है, बाइल जूस। बाइल जूस किसने बनाया, लीवर ने। तो लीवर बाइल जूस बना के किसमें स्टोर कर देता है, गॉल ब्लैडर में, और फिर गॉल ब्लैडर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे चला जाता है। पर बाइल जूस का काम क्या है, अब देखो, स्टमक ने खाने में क्या मिला दिया था, एसिड। अरे यार खाने में पूरा एसिड हो गया यार। बाइल जूस क्या करता है, उस खाने में जिसमें एसिड था उसको एल्कलाइन कर देता है, मतलब एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। स्टमक ने क्या किया था, खाने के अंदर एसिड भर दिया था, खाना एसिडिक हो गया। अब लीवर जो कि किसका एम्प्लॉय है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसने बाइल जूस दिया। किसको देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दोनों बेटा एम्प्लॉय हैं। ये ऐसे लीवर कहता है तुम इंटेस्टाइन सर क्या चाहिए, बाइल जूस, ये लो बाइल जूस। पैनक्रियास भी बेटा इसका नौकर है, पैनक्रियास बोलता है क्या चाहिए, पैनक्रियाटिक जूस, ये लो पैनक्रियाटिक जूस। ये दोनों एक एक जूस दे देते हैं, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे स्ट्रॉ लगा के, ए मास्टर क्या एक्शन है, स्ट्रॉ है हाथ में, ऐसे स्ट्रॉ लगा के दोनों से एक एक जूस ले लेता है। लीवर से लिया बाइल जूस, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस। अब लीवर बेटा जो बाइल जूस देता है, इस बाइल जूस का क्या फंक्शन है, पहला बताया कि स्टमक में जो एसिड हो गया था, जो फूड में जो एसिड हो गया था, उस फूड के एसिड को एल्कलाइन करना। दूसरा फंक्शन क्या है बेटा बाइल जूस का, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या चीज है सर, अब बेटा खाने के अंदर जो फैट होता है, इमल्सिफिकेशन, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। खाने के अंदर जो फैट है उसको छोटे, बेटा डाइजेशन यही तो है कि बड़ी चीज को छोटे 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 में तोड़ते हो। तो बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी खाने में जो फैट है उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। तो पढ़ लो एक बार, याद हो जाएगा। लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, बता दिया। मेक्स एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक एल्कलाइन, जो एसिडिक फूड था उसको एल्कलाइन बनाया। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ब्रेक्स डाउन फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ये हो गया लीवर। लीवर ने क्या दिया स्मॉल इंटेस्टाइन को, बाइल जूस। अब कौन आएगा, अब दूसरा नौकर कौन था, पैनक्रियास। दो नौकर स्मॉल इंटेस्टाइन के, पहला लीवर, दूसरा पैनक्रियास। लीवर देख लिया, ये रहा, ये है लीवर। क्या बनाया, बाइल जूस। कहां स्टोर हुआ, गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट है बेटा पैनक्रियास। पैनक्रियास बेटा ये रहा, ये वाला दिख रहा है, ये पार्ट, ये दिख रहा है, ये कीड़े जैसा ये क्या है बेटा, ये है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियास देता है पैनक्रियाटिक जूस। किसको देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ने लीवर से बोला क्या दो, बाइल जूस। पैनक्रियास से बोला क्या दो, पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियास में होता है बेटा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है बेटा, इसके अंदर 3 एंजाइम होते हैं। एनसीईआरटी में 2 लिखे हैं, तो अलग सर आपको 2 ही बताएंगे। जो एनसीईआरटी में जो एग्जाम में आता है वही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। तो अब हाँ, पैनक्रियास ने क्या सिक्रेट किया, पैनक्रियाटिक जूस। इसके अंदर बेटा 2 एंजाइम हमें पढ़ने हैं, एक है ट्रिप्सिन, एक है लाइपेज। अरे मास्टर कितने गंदे गंदे नाम, क्या बताऊं मैं भी, मुझे भी नहीं पसंद। मैं लिखता बायो तो ऐसे नाम रखता ना, शोभा, बबलू, पप्पू, ऐसे कर देता है नहीं। तो पैनक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम हैं, एक ट्रिप्सिन, एक लाइपेज।
ट्रिप्सिन पेप्सिन जैसा साउंड कर रहा है, ट्रिप्सिन पेप्सिन, तो काम भी वही है। ट्रिप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन। पेप्सिन भी क्या करता था, प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन एक बार स्टमक में हुआ, एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन में। जूस कहां से आया, पैनक्रियास से, पैनक्रियाटिक जूस। उसके अंदर क्या था, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, प्रोटीन डाइजेशन। दूसरी चीज क्या है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस में लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो फैट तोड़े थे ना, किसने, बाइल जूस ने, छोटे छोटे पार्ट में जो फैट तोड़े थे उनको और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, इमल्सिफाइड फैट्स को और ज्यादा ब्रेक डाउन करता है। तो बेटा ये रहा आपका पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन कौन हेल्प कर रहा है, लीवर और पैनक्रियाज। लीवर क्या देता है, बाइल जूस। पैनक्रियाज क्या देता है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीजें हैं, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, प्रोटीन डाइजेशन, डाइजेस्ट प्रोटीन। और क्या है, लाइपेज, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। इसने क्या किया था, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ा था, ये उसको और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। अब बेटा ये दोनों जूस कहां आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन। एग्जाम में अगर पूछता है कि डाइजेशन कहां पे होता है, मतलब मेजॉरिटी डाइजेशन कहां पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम पहुंच गए स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन इट्स द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज दिस एलिमेंट्री कैनाल सर, फिर से सुन लो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट, पतला है पर लॉन्गेस्ट, ऐसे खोल दो, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हमने खाना मुंह से खाया, नोम 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 नोम, कहां गया, फूड पाइप, ईसोफेगस में, फिर कहां गया, स्टमक में, फिर वहां से कहां आया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से कहां जाएगा, पार्टी में निकल गया है ना, मतलब उसके बाद एनल स्फिंक्टर और एनल से बाहर निकल गया। ये जो बेटा पाइप है ना, एक सिंगल पाइप है, मुंह से लेके, माउथ से लेके, इंग्लिश में ही बोलूंगा हिंदी में नहीं, माउथ से लेके एनल होल तक एक सिंगल पाइप होता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एक लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनल होल इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर हो गया। इस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा भाई, लीवर और पैंक्रियाज ने इसको जूसेस दे दिए, लीवर ने बाइल जूस, पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूस। लीवर के बाइल जूस से क्या हुआ, एसिडिक मीडियम अल्कलाइन हुआ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ। पैंक्रिया के पैंक्रियाटिक जूस में क्या था, पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या था, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन पेप्सिन तो प्रोटीन डाइजेशन, और लाइपेज उसी फैट को और छोटे पार्ट में तोड़ता है। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन होता है। अब एक क्वेश्चन स्मॉल इंटेस्टाइन पे आता है, वो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम कहते हैं विलाय, विलायत नहीं विलाय। ये बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे, इसको हम बोलते हैं विलाय। और विलाय आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स, पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, पतली 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 कैपिलरीज, मतलब पतली पतली एकदम पतली पतली ब्लड वेसल। ये क्यों है, सोचो, दिमाग में सोचो, दिमाग में सोचो क्यों है, आराम से सोचो। खाना मुंह से खाया, यम 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 यम, थूक ने उसको थोड़ा सा पचाया, नीचे इसोफेगस में गया, स्टमक ने पचाया, लीवर पैंक्रियाज ने पचाया। अब बेटा डाइजेस्टेड फूड क्या सारा पॉटी कर दोगे, इसलिए थोड़ी खाना खाया था। डाइजेस्टेड फूड कहां चाहिए, बॉडी को चाहिए। तो अब ये डाइजेस्टेड फूड ब्लड में भी तो लेके जाना है, तो ब्लड में कौन लेके जाता है, विलाय से कनेक्टेड है ब्लड वेसल्स। तो फूड सारा डाइजेस्ट हो चुका, जितना डाइजेशन होना था हो चुका, और डाइजेस्ट होके किसने एब्जॉर्ब किया, विलाय ने। इसीलिए विलाय फिंगर लाइक होता है, क्योंकि इसको फूड एब्जॉर्ब करना है। सर क्यों, ऐसे भी तो एब्जॉर्ब कर सकता था, या ऐसे ऐसे होने की क्या जरूरत, जरा सोचो सोचो, आराम सोचो, आराम सोचो, आराम सोचो। मान लो मेरा हाथ ऐसा है, अगर मैं इस पे फूड एब्जॉर्ब करूंगा तो इतना ही फूड एब्जॉर्ब कर सकता हूं, इस हाथ के बराबर, इतना ही सरफेस एरिया। अगर इसी हाथ में मेरे एक फिंगर प्रोजेक्शन 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने ये एक्स्ट्रा सरफेस बना लिया, ये एक्स्ट्रा सरफेस बना लिया, इतना सा सरफेस था। एक्चुअल में फूड इस पे एब्जॉर्ब होता, इतने से सरफेस पे, देख एक्चुअल में फूड इतने से सरफेस पे एब्जॉर्ब होता। अगर यहां पे मैं एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना लूं तो ये सरफेस नया बन गया। तो विलाय के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विलाय के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ
डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, और ये डाइजेस्टेड फूड किस में चला गया? अब ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से कहां चला जाएगा बेटा? बॉडी में गया, खाना गया बॉडी में। एक चीज याद रखना, एग्जाम में पूछ भी लेता है कि हमने बेटा जितनी सारी चीजें खाई थी, है ना, हमने जितनी सारी चीजें खाई थी वो क्या बनती है? तो तीन चीज याद रखनी है, FCP। FCP पहली चीज, जो भी आपने खाना खाया था उसमें जितना भी फैट था बेटा, वो सारा फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। कहां पे होता है? सब स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी है। ये डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो गया, डाइजेस्टेड फूड किसके पास गया? विलाई। किसके पास? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई। और विलाई में क्या है? ब्लड की पतली पतली वेसल्स जो खाने को एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में लेके जाएंगी। हाँ, अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो लास्ट के आपको प्रोडक्ट्स याद रखने हैं कि क्या चीज क्या बनती है। FCP, F फैट। जितना भी फैट है बेटा वो कन्वर्ट होके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। FCP। C कार्बोहाइड्रेट। जितना भी कार्बोहाइड्रेट है बेटा वो कन्वर्ट होके ग्लूकोज बन जाता है। P जितना भी बेटा आपके पास प्रोटीन है वो कन्वर्ट होके अमीनो एसिड। ये तीनों याद होने चाहिए। क्या क्या? FCP जितना भी फैट है फैटी एसिड बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा। C कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बन जाएगा। P प्रोटीन, क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड। तो याद रखना कि तीन चीज लास्ट में क्या बनी? FCP। F फैट, क्या बना? फैटी एसिड ग्लिसरॉल। C कार्बोहाइड्रेट, क्या बना? ग्लूकोज। P प्रोटीन, क्या बना? अमीनो एसिड। ये हो गया फूड डाइजेस्ट। अब डाइजेस्टेड फूड किसने एब्जॉर्ब किया? विलाई, जिसके पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। क्यों है फिंगर लाइक इस तरह के एक्सटेंशन? टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है बेटा? ब्लड वेसल्स। खाना चला गया डाइजेस्टेड फूड खून में और अब बॉडी में चला जाएगा। अब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन ने डाइजेशन तो कर लिया, पर कुछ कचरा भी तो निकला होगा खाने में से। कुछ खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ। जितना खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ, यहां पे देखो, इस जगह पे देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन किससे कनेक्ट हो गई? मोटी वाले यानी लार्ज इंटेस्टाइन से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने जितना खाना डाइजेस्ट करना था डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेस्टेड फूड विलाई के थ्रू भेज दिया पूरी बॉडी को, ले जाओ पूरी बॉडी को खाना खिलाओ भाई, ले जाओ भाई सबके पास खाना। पर जो खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाया वो दे देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं? खाने में से जरूरत का जितना भी पानी वगैरह है वो एब्जॉर्ब कर लिया। जितना जरूरत का पानी वगैरह फालतू बेवजह, भाई स्मॉल इंटेस्टाइन ने कुछ पानी भी ऐसे बहा दिया गंदगी के साथ, सुबह ऐसे पोछा लगाया ले पानी में, तो लार्ज इंटेस्टाइन ने कहा बॉडी को पानी की जरूरत है, तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को। बचा हुआ खाना ये मूव कर देते हैं एनल होल से बट। एनल स्फिंक्टर, क्या चीज आता है? एनल स्फिंक्टर। बेटा ऐसा थोड़ी कि तुमने खाना खाया डाइजेस्ट हुआ और फिर जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो चीज खराब थी वो नीचे से ऐसे ही निकल गई। ऐसे दोस्त के साथ बात कर रहे थे, हाँ भाई और बताओ, हाँ मैगी खा रहे हैं, हाँ भाई कैसे हो, अरे यार फिजिक्स में बहुत हालत खराब, अरे यार साइंस, और नीचे से पॉटी हो गई। ऐसा थोड़ी होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया? खाने में से जरूरत का पानी चूस लिया, खाने में से नहीं, वेस्ट में से जरूरत का पानी चूस लिया। बचा हुआ सारा भी जितना आपका वेस्ट मटेरियल था उसको किधर भेज दिया? एनल होल में। बीच में क्या है? एनल। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? अनएब्सॉर्ब फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब्स मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। क्या चूस लेता है? पानी चूस लेता है। एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड वाया एनस। बचा हुआ जितना भी फूड है या वेस्ट मटेरियल कहा जाएगा इज रिमूव्ड वाया एनस। और बेटा ये चीज एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाया एनस इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। तो एनल स्फिंक्टर एक फ्लैप है जो इसको रेगुलेट। ये बेटा पूरी कहानी थी एक पेज के अंदर। ये पेज आपको नोट्स में मिलेगा, सब चमक जाएगा। और एक बार रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने आप समझ में आएगा कि इतना याद हुआ कितना नहीं हुआ। आओ चलो, हाँ इसके पहले ये भी पढ़ लेते हैं। हाँ एक चीज और पढ़ लो, ये भी पूछ लेता है बोर्ड में कभी कभी, कि जो हर्बीवोरस होते हैं बेटा उनके पास ज्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्यों? क्योंकि हर्बीवोरस को पेड़ पत्ते खाने होते हैं जिनको डाइजेस्ट करने में बेटा ज्यादा मेहनत लगती है। उनमें होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। तो हर्बीवोरस मतलब पेड़ पत्ते खाने वाले जानवर। ये बेटा पेड़ पत्तों का जो डाइजेशन होता है ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना है। इसीलिए हर्बीवोरस के पास क्या होती है? ज्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्निवोरस बेटा क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। मीट डाइजेस्ट करना इजी होता है। देखो सुनने में उल्टा लग रहा है ना, सबको उल्टा लग रहा है, सबको लग रहा है पेड़ पत्ते ज्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे हैं, पर बेटा पेड़ पत्ते में आप देखो तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा है और मीट तो पूरा ऑर्गेनिक होता है। तो बेटा मीट इजीली डाइजेस्ट हो सकता है कंपेयर टू प्लांट्स। इसीलिए बेटा इनके पास क्या होती हैं?
जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो इतनी लंबी नहीं होती है। कार्निवोरस हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन सिंस मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, तो कार्निवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी, हर्बीवोरस की लंबी। ऐसे दिमाग में याद रखना, प्लांट को डाइजेस्ट करना, सेल्यूलोज वर्ड याद करना, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना टफ है, तो इसलिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद बेटा एक एक्सपेरिमेंट है, कुछ नहीं है, बताता है कि आपकी थूक क्या करती है, स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। याद है सलाइवरी ग्लैंड, क्या निकला था, सलाइवा में क्या था, सलाइवरी अमाइलेज वाला एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को तोड़ तोड़ के वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो हमने क्या किया, दो ट्यूब्स के अंदर स्टार्च ले लिया। क्या ले लिया दो ट्यूब्स के अंदर, इसमें भी स्टार्च, इसमें भी स्टार्च, ये दो ट्यूब में स्टार्च है। एक ट्यूब में मैंने थूक दिया, एक ट्यूब में मैंने थूक दिया। जिस ट्यूब में मैंने थूका है बेटा, जिसमें मैंने स्पिट किया है, जिसमें मैंने सलाइवा डाला है, वो जाके स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज है, वो स्टार्च को तोड़ के सिंपल शुगर बना देगा। और इसमें मैंने नहीं थूका, इसमें कोई भी सलाइवा नहीं है, तो यहां स्टार्च रहेगा। अब मुझे बताओ, आउट ऑफ ट्यूब ए एंड ट्यूब बी अगर दोनों में आयोडीन डालूं, आयोडीन क्या करता है, स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर, तो किस वाले में स्टार्च बचा होगा, ए या बी? बताओ भाई, देखें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कमेंट में, ए या बी, किसमें स्टार्च बचा होगा, ए या बी? ए या बी? एक बार रिफ्रेश करना विंडो, अलंकृत रिफ्रेश करना। सबको क्लियर है, बी में स्टार्च बचा होगा, क्योंकि बी में कोई सलाइवा नहीं है, तो स्टार्च टूट, बहुत अच्छा, वेरी गुड बी, वेरी गुड, सबने बी बताया भाई, क्या बात है रे, क्या बात है, आग लगा दी भाई, क्या बात है। तो बेटा क्या हुआ कि बी वाले में सलाइवा नहीं था, स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो स्टार्च प्रेजेंट है, तो यहां पे आयोडीन क्या दे देगा, कलर चेंज कर देगा, स्टार्च प्रेजेंट है, और यहां पे नो कलर चेंज, स्टार्च नॉट प्रेजेंट। कंक्लूजन क्या है, सलाइवा कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। आइए कुछ क्वेश्चन का लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे को आपकी सिमी मैम ने कहा था इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसलिए ले आया, मैं समृद्धि मैम ने कहा था, इसलिए मैंने कहा इसका सवाल भी करा देते हैं, एक एक का रोल। चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बता दो, खटाक से बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल बताओ। दो रोल थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, पहला एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, क्यों, क्योंकि पेप्सिन आ रहा है हीरो, उसे क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम। दूसरा एसिड है तो जम्स को मार देगा, बैक्टीरिया को मार देगा, तो HCl के दो फंक्शन हो गए, एक तो एसिडिक मीडियम वाला, और दूसरा क्या हो गया, जम्स बैक्टीरिया को मारने वाला। लिख लोगे आप, लिख लोगे। नेक्स्ट क्या है बेटा, विलाई का क्या फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विलाई कैसा होता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टेड फूड। और बेटा इसके पास क्या होती हैं, लॉट्स ऑफ ब्लड सेल्स, बहुत सारी ब्लड सेल्स, एक्चुअली पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, जिसमें डाइजेस्टेड फूड चला जाएगा, ग्लूकोज जहां बॉडी का ग्लूकोज चला जाएगा, और वही ग्लूकोज अभी आगे बताएंगे क्या होगा, वही ग्लूकोज, आगे कहानी और है। एनल स्फिंक्टर, बेटा ये क्या करता है, रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ वेस्ट थ्रू एनस, है ना। अच्छा, और क्या है, लाइपेज, ये कहां था सर, लाइपेज कहां था, लिवर के पास, लिवर से क्या निकला था, सॉरी पैंक्रियास के पास, पैंक्रियास से क्या निकला था, पैनक्रियाटिक जूस, वेरी सॉरी, लाइपेज कहां था, पैंक्रियास से क्या निकला था, पैनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम थे, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ट्रिप्सिन पेप्सिन यानी प्रोटीन डाइजेशन, और लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट्स थे उनको और ब्रेक डाउन करता था, तो ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। फिर बेटा म्यूकस जिसको आप गंदा समझते हो, तुमको बचाया इसी ने, वरना तुम्हारे पेट पूरा ऐसा तैसा हो जाता है HCl से। तो HCl जो पेट में निकलता है स्टमक में, म्यूकस क्या करता है, क्रिएट दी इनर लाइनिंग, प्रोटेक्ट दी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl एसिड। फिर क्या है बेटा, बाइल जूस, तो बाइल जूस को आपको याद है दो फंक्शन थे, एक तो
खाने को जो एसिडिक था उसको एल्कलाइन बनाना, दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। फिर क्या आया, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन पेप्सिन दोनों का एक काम, प्रोटीन डाइजेशन। हाउ इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड कैरीड आउट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड व्हाई इज इट नेसेसरी? कैसे एब्जॉर्प्शन होता है? विलाई के थ्रू होता है। विलाई क्या होते हैं बेटा? फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं। उसमें क्या होती है? ब्लड वेसल होती है। तो यहां पे बेटा विलाई का डायग्राम जरूर से बना दीजिएगा, पेज पे बना हुआ है। इनमें क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। और फिंगर लाइक क्यों होते हैं? टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। सारी कहानी जितनी पढ़ाई सब लिख दीजिएगा, नंबर पूरा मिलेगा। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ये सारी बातें लिख दीजिएगा। व्हाई इज इट नेसेसरी? अरे यार ये कैसी फालतू बात है, खाना ले लिया पूरा क्या बाहर निकाल दोगे, एब्जॉर्ब नहीं करोगे। व्हाई इज इट नेसेसरी लिख देना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज, एक्चुअली ये पूछा होगा इन्होंने, हाँ ठीक है, व्हाई इज इट नेसेसरी बता देना भाई, डाइजेस्टेड फूड की जरूरत है हमें, बॉडी इससे आगे रेस्पिरेशन करती है, तो ये फूड तो हमें एब्जॉर्ब करना ही होगा, है ना। या अगर इसमें ना विलाई का इंपॉर्टेंस बता देना कि विलाई क्यों नेसेसरी है, तो विलाई इसलिए नेसेसरी है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्या है, Why is the small intestine longer in herbivorous than in carnivorous? स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें बड़ी होती है? हर्बीवोरस में। बताया था, क्योंकि हर्बीवोरस क्या खाते हैं? प्लांट वगैरह खाते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है, सेलुलोज का डाइजेशन रिलेटिवली टफ होता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। एनिमल और कार्निवोरस क्या डाइजेस्ट करते हैं बेटा? मीट। मीट का डाइजेशन कैसा होता है? रिलेटिवली इजी। रिलेटिवली ऐसे मत बोल देना इजी होता है, अगर किसी ने बोला भैया रिलेटिवली, रिलेटिवली सेलुलोज का डाइजेशन टफ, ठीक है। तो हर्बीवोरस जो पेड़ पत्ते खाते हैं वो सेलुलोज खाते हैं जिसका डाइजेशन टफ होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है क्योंकि वहीं डाइजेशन हो रहा है। और कार्निवोरस बेटा मीट खाते हैं, मीट का डाइजेशन इजी होता है कंपेयर टू सेलुलोज, इसीलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। खत्म बेटा। अब बता, धुआं धुआं हो गया? हाँ मास्टर धुआं धुआं हो गया बेटा। न्यूट्रिशन यहां पे हमारा पूरी तरह से खत्म हुआ। अब हम पहुंचे हैं रेस्पिरेशन के ऊपर। अब रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है समझते हैं। चाय पिला दीजिएगा मेरे को। अब रेस्पिरेशन क्या है बेटा? अभी आपने देखा, आपने खाना खाया था, खाना कहां गया लास्ट में? आपने देखा लास्ट में खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई में एब्जॉर्ब हो गया, राइट। लास्ट में खाना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी विलाई में लास्ट में जाके एब्जॉर्ब हो गया। क्या एब्जॉर्ब हुआ? ग्लूकोज ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ। बेटा हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि खाना एब्जॉर्ब हो जाए? नहीं यार, हम खाना खाते हैं एनर्जी बनाने के लिए। क्या अभी तक एनर्जी बनी थी? नहीं, अभी खाना एब्जॉर्ब हुआ था। खाना किस में चला गया था? विलाई से ब्लड वेसल्स में चला गया था। अब ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में घूम रहा है, पर अब बेटा इस खाने से एनर्जी बनाना है। खाना मजे के लिए नहीं खाते हैं, एनर्जी के लिए। तो बेटा ये जो प्रोसेस है खाने से एनर्जी बनने का, इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो ब्लड में खाना एब्जॉर्ब हुआ था ना अभी थोड़ी देर पहले, देखा आपने, अब वो खाना बेटा चला जाता है सारी सेल्स के पास। ये ब्लड वेसल्स उस खाने को लेके, उस ग्लूकोज को लेके सारी सेल्स के पास चले जाते हैं, एक्सेप्शन हटा दो, सारी सेल्स के पास चले जाते हैं। और उन सारी सेल्स में बेटा उस खाने को, उस ग्लूकोज को वो तोड़ तोड़ के सेल को, सेल के अंदर तोड़ तोड़ के उससे एनर्जी बनाते हैं। तो रेस्पिरेशन कहां होता है? पेट में नहीं, लंग्स में नहीं, सेल्स में होता है। जो फूड डाइजेस्ट हुआ था, जो विलाई ने एब्जॉर्ब किया था ग्लूकोज, वो ब्लड के थ्रू कहां गया? बॉडी की एक एक सेल में चला गया। अब सेल्स के अंदर क्या होगा? उस फूड को सेल पकड़ के उसको तोड़ तोड़ के उससे एनर्जी बनाएगा। इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं भाई। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट हैपेंस इन द सेल्स। खत्म। और सेल के अंदर भी अगर पकड़ना है तो साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साइटोप्लाज्म मतलब पूरे एरिया में, और जब आगे अभी नहीं, आराम से ठीक ठीक ठीक, सर सेल्स में होता है। हाँ ठीक है, साइटोप्लाज्म में, हाँ ठीक है। अब बेटा एक प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का। हाँ, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है कि अलग है? अरे यार रेस्पिरेशन में तो खाना तोड़ के एनर्जी बन रहा है, तो ये ब्रीदिंग का यार रेस्पिरेशन से क्या लेना देना? ब्रीदिंग नहीं होगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। समझो बात को। ब्रीदिंग में हम सांस लेते हैं, फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन की बात करें तो वहां पे फूड को तोड़ के एनर्जी बनेगी, कोई केमिकल रिएक्शन होगा।
रेस्पिरेशन में खाने को तोड़ के एनर्जी बनती है, कोई केमिकल रिएक्शन, तो वो केमिकल प्रोसेस है। होता कहां है? बॉडी के अंदर, तो बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या है? खाने को तोड़ोगे, खाने के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ोगे, टूटेगा तो नया मॉलिक्यूल बनेगा, एनर्जी निकलेगी, केमिकल रिएक्शन लग रहा है। ग्लूकोज C6H12O6 टूट टूट के कुछ और बनेगा, कोई और कंपाउंड, तो केमिकल रिएक्शन है। तो वो क्या है बेटा? आपका केमिकल प्रोसेस, या आप बोल दो बायोकेमिकल प्रोसेस बॉडी में हो रहा है। पर रेस्पिरेशन, सॉरी, पर ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस, सांस अंदर लेना, सांस छोड़ना। अब मैं एक चीज बता दूं, ब्रीदिंग नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्योंकि बेटा खाने को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यस, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है बेटा। रिएक्शन देखें कार्बोहाइड्रेट के, जिसमें लास्ट में हीट निकलती थी, उन सब में देखो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है। नहीं आ रहा ये सब, छोड़ देते हैं। आप ये समझो, सेल्स को एनर्जी बनाने के लिए जितनी जरूरत ग्लूकोज की है, उतनी एनर्जी, उतनी ही जरूरत ऑक्सीजन की भी है। बॉडी की हर एक सेल को बेटा अगर ग्लूकोज चाहिए तो उसे ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर एनर्जी बनती है। तो याद रखना, जितना इंपॉर्टेंट ग्लूकोज है सेल्स के लिए एनर्जी बनाने के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन भी है। बिना ऑक्सीजन की एनर्जी बनती है? बनती तो है, पर वो थोड़ा मुश्किल हालातों में बनती है, और वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, वो अच्छी चीज नहीं है वो ना। ठीक है, तो बेटा रेस्पिरेशन केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन कहां हो रहा है? एक एक सेल में, एक एक सेल में, एक एक सेल में हो रहा है। ब्रीदिंग नाक में, नेसल पैसेज में, कहां पे हो रही है आपकी, है ना, विंड पाइप में, लंग्स में, ब्रोंकियोल्स, अभी आगे पढ़ाएंगे। ठीक, यानी ब्रीदिंग कहीं ना कहीं लंग्स से एसोसिएटेड है, और रेस्पिरेशन एक एक सेल से एसोसिएटेड है। रेस्पिरेशन में एनर्जी बन के बाहर आ रही है। रेस्पिरेशन क्या है? सेल के अंदर एनर्जी बनना। ब्रीदिंग में एनर्जी बनती है क्या? नहीं सर, लग रही है एनर्जी पगले, एनर्जी लगती है, तो एनर्जी यहां पे रिक्वायर्ड होती है। तो आओ डिफरेंस पढ़ लेते हैं जल्दी से, सब पढ़ लिया। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर, इनहेलिंग एक्सहेलिंग। रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, फूड को तोड़ तोड़ के एनर्जी बनाना। ब्रीदिंग नो एनर्जी रिलीज्ड, इंस्टेड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें तो एनर्जी लग रही है, रिलीज नहीं होती। रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या है बेटा? एनसीईआरटी लिखती है कि एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को हम एटीपी बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको हम एटीपी बोलते हैं। बेटा ब्रीदिंग कहां होती है? लंग्स में होती है। वैसे देखो एकदम एग्जैक्ट सही नहीं है, क्योंकि नोस्ट्रल्स में भी हो रही है, विंड पाइप में भी हो रही है, ट्रैकिया जिसको, बट लंग से ही एसोसिएटेड है। और रेस्पिरेशन सेल्स में हो रहा है। क्लियर? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन पे डिफरेंस आया, 4 डिफरेंस लिख दोगे। ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग कहां हो रही है? लंग्स में। रेस्पिरेशन कहां हो रहा है? सेल्स में। ब्रीदिंग में इनटेक एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस, और रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं निकलती, उल्टे एनर्जी लगती है। रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। पर अब एक चीज सुन लो, ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन नहीं जाएगी, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल खाना नहीं बना पाता। सेल को खाना बनाने के लिए सिर्फ ग्लूकोज नहीं चाहिए, उसको फ्यूल भी चाहिए। अब घर में सोचो तुम ब्रेड लेके आ गए, या घर में सोचो आटा आ गया, खा पाओगे क्या आटा? नहीं। क्या करोगे? उसको स्टोव पे पकाओगे, तो फ्यूल चाहिए। तो ऑक्सीजन बेटा वो फ्यूल है जिससे एनर्जी बनेगी। तो खाना तो समझ में आ गया, ग्लूकोज खाना है, पर उस खाने से एनर्जी बनाने के लिए फ्यूल चाहिए जो ऑक्सीजन है, जो कि ब्रीदिंग से मिलेगा। पकड़ में आ गई? क्या बात है, फील आ गया भाई आज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। अब बेटा हम लोग आ गए इस फ्लो चार्ट पे, जो कि आपको याद ही होना चाहिए। मास्टर याद करने को नहीं बोलो, थोड़ा समझा दो। आओ समझते हैं, थोड़ा नहीं पूरा समझाएगा मास्टर, ये तो केमिस्ट्री है, तो दाएं हाथ का खेल है। आओ, अब क्या होगा? अब बेटा जो ग्लूकोज बना था ना, वहां कहां सर? कहां? अरे पेटवा में, खाना खाया था, डाइजेस्ट हुआ था, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना था। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया था विलाई में। विलाई में क्या थे? ब्लड वेसल्स थे। वो ब्लड वेसल्स, रुका, स्लो करो, जूम स्लो। वो ब्लड वेसल्स किसमें? विलाई। विलाई कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन। वो ब्लड वेसल्स जिसमें ग्लूकोज डिफ्यूज हुआ था, वो ब्लड वेसल्स अब इस ग्लूकोज को लेके चले गए बॉडी की सारी सेल्स के पास। हम पहुंच चुके हैं बॉडी की एक सेल पे, हम पहुंच चुके हैं बॉडी की एक सेल पे। सेल में ब्लड क्या लेके आ रहा? ग्लूकोज लेके आ रहा, और ब्लड ऑक्सीजन भी लेके आता है। ठीक, एनीवेज ग्लूकोज लेके आया।
सेल के अंदर बेटा पूरे एरिया में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, पता है ना, इस सेल का जो पूरा सरफेस, जो पूरा एरिया होता है उसमें क्या रहता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है बेटा, ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है सबको, C6H12O6। तो ये इसमें 6 कार्बन के मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। अब ये बड़ा मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है। ये छोटे मॉलिक्यूल जिसमें ये टूटा, इसको बोलते हैं पायरोवेट। क्या बोलते हैं, पायरोवेट। पायरोवेट क्या है, जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरोवेट वैसे ही 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। इसका केमिकल फॉर्मूला, अरे नहीं क्या है पढ़ना, जब एनसीईआरटी में नहीं दिया, क्यों अपनी मुसीबत बढ़ा रहा है। हाँ सिंपल, ग्लूकोज C6H12O6 क्या है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज छोटे 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 टुकड़ों में टूटा, और इस टुकड़ों को हम बोलते हैं पायरोवेट। और पायरोवेट ग्लूकोज 6 कार्बन का, ये 3 कार्बन के। ग्लूकोज में क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3, तो ये छोटा हो गया, छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटा, और साथ में क्या निकली, एनर्जी निकली। बेटा रेस्पिरेशन शुरू हो गया, बधाई हो। तो रेस्पिरेशन कहां होता है, सेल्स में। सेल्स में कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज कौन लेके आया, ब्लड वेसल। ग्लूकोज कहां से मिला, विलाई से, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हुआ, आया बॉडी के हर एक सेल में। और ये ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल टूट गया 3-3 कार्बन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, और साथ में एनर्जी ढेर सारी निकल आई। दिस इज रेस्पिरेशन। पर रुको, अभी और रेस्पिरेशन होना है। तो ये तो बेसिक रेस्पिरेशन होता ही होता है साइटोप्लाज्म वाला। इसके बाद बेटा ये कहानी 3 टुकड़ों में बट जाती है। पहला कहानी, साइटोप्लाज्म में हो गया रेस्पिरेशन। अब आपको पता है सेल के अंदर एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सुनते एक लाइन सबको याद आ जाती है। अलंकृत भाई आपको कौन सी लाइन याद आई, पावर हाउस। क्या बात है, यहां आके बोलिए एक बार जल्दी से, अरे बताइए तो। अरे आइए साहब, मैं एकदम आपको आज देखो फील दिखा दूंगा एकदम। माइटोकॉन्ड्रिया सुन के क्या याद आता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। वेरी गुड। क्यों है पावर हाउस ऑफ सेल, यही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये बैठिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बोलते तो हमेशा हो पावर हाउस, क्यों भैया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। कहां होता है, पहले तो साइटोप्लाज्म में हो गया, साइटोप्लाज्म के बाद ये कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन होता है वो सबसे बेस्ट तरह का रेस्पिरेशन है, सबसे मस्त तरह का रेस्पिरेशन है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। मस्त मतलब बेटा ये देखो, कहीं ना कहीं ये हाइड्रोकार्बन ही तो है। ये हाइड्रोकार्बन समझते हो ना, कार्बन हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड्स। ये टूट के एक दूसरा छोटा हाइड्रोकार्बन बना, पायरोवेट। पायरोवेट भी हाइड्रोकार्बन है बेटा। हाइड्रोकार्बन का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी। ये आप अपने कार्बनेट्स कंपाउंड चैप्टर में भी पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा शायद। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कंप्लीट, पायरोवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, याद रखना क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और बेटा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो भाई क्या खतरनाक एनर्जी, हाय हाय मजा आ गया। एटीपी के ढेर सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारी एनर्जी बन गई, क्योंकि इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। किसका हुआ, पायरोवेट का, पायरोवेट का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा जब भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाए पायरोवेट का, जब कंप्लीट रेस्पिरेशन हो जाए, इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन, एरोबिक, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो। कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा एनर्जी बनने वाली है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज पहले पायरोवेट में तो टूट ही चुका था, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म तो ये पूरा हो गया, साइटोप्लाज्म ये इसमें तो टूट ही चुका था। अब यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में आके ये पायरोवेट पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी निकालेगा, और ढेर सारी एनर्जी। कौन सा रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा कई बार ना बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन हो जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये होता है ईस्ट में, पढ़ा था ईस्ट क्या है, फंगाई, एक फंजाई। तो ईस्ट में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी पायरोवेट टूटता है। अब बेटा ऑक्सीजन नहीं है ना, तो कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता, इनकंप्लीट ब्रेकडाउन। जहां बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी ना बने वो इनकंप्लीट है।
इस इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन में ईस्ट में क्या निकलता है, एक तो इथेनॉल यानी अल्कोहल निकलता है, और क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो क्या बना, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये बेटा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ, ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलते हैं एनरोबिक रेस्पिरेशन। एनरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक, ये एनरोबिक। अब मुझे एक बात बताओ, किसमें एनर्जी ज्यादा निकलेगी, अपने आप सोच के बताओ। क्या ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है, नहीं, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है तो एनर्जी नहीं, बहुत कम निकलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के सामने एनरोबिक रेस्पिरेशन की कोई औकात नहीं है एनर्जी में, एकदम नहीं है। तो आप ऐसा समझ लो 10 गुना से भी कम एनर्जी निकलती है, बहुत कम एनर्जी। यहां लॉट्स ऑफ एनर्जी, यहां बहुत कम एनर्जी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रोडक्ट याद करने हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ तो क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी। जब ईस्ट में हुआ, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या बना, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, ये दो समझ में आ गया, एरोबिक, इनएरोबिक। अब बेटा एक केस और लेते हैं। मान लो आप तेजी से दौड़ रहे हो, दौड़ते वक्त क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। पर यार दौड़ते वक्त सांस भी खींच रहे हो, पर यार ये सांस ना आपकी मसल्स तक पहुंच नहीं पा रही है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही। दौड़ते वक्त कहते नहीं है सांस फूल गई, तो सांस ना आपके मसल्स तक पहुंच नहीं पा रही। अब आपकी वो मसल्स जो बोन्स के पास हैं, जो अटैच टू बोन्स हैं, दोज मसल्स विच आर अटैच टू बोन्स, इनको काम तो करना है, आपको भगाते रहना है। ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, ढंग से ऑक्सीजन दे नहीं रहे हो, पर एनर्जी तो बनानी पड़ेगी। अब मजबूरी का समय आ गया, और ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। मतलब ये जो हमारे मसल्स हैं विच आर अटैच टू बोन्स, इनमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और बॉडी कह रही है नहीं एनर्जी दो दो दो। तो बेटा ये कहते हैं ठीक है, एनर्जी तो दे दूंगा, ढेर सारी भी दे दूंगा, पर साथ में मैं तुम्हें दर्द देके जाऊंगा। अब ये तुमने मेरे साथ जो सलूक किया है ना, बिना ऑक्सीजन के जो मुझे तड़पाया है, मैं एनर्जी दे दूंगा, हाँ हाँ ठीक है, चाहिए एनर्जी ले लो, साथ में मैं तुम्हें दर्द देके जाऊंगा। ऐसी केस में क्या होता है बेटा, पायरुवेट टूट जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और बेटा यही लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में दर्द कराने लगता है। यही देखो, द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स। कई बार पूछ भी चुका है कि भाई ऐसी क्या चीज होती है जिससे क्रैम्प होता है मसल्स के अंदर सडन एक्टिविटी में, तो क्या बता दोगे, लैक्टिक एसिड। मजबूरी है बॉडी की, बनाना नहीं चाहती थी लैक्टिक एसिड, तुमने मजबूर किया, स्ट्रेस दिया, तुमने कहा हमें एनर्जी तो चाहिए, हम ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पा रहे, भली बनाओ बनाओ एनर्जी। वो कहता है ले एनर्जी, एनर्जी बहुत कम मिलती है बेटा। ये भी एक एनारोबिक है, क्योंकि ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एब्सेंस तो नहीं बोलोगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये भी हो रहा है, ये भी एनारोबिक है। तो यहां पे भी एनर्जी कम बनती है, बहुत कम, पर इंस्टेंट एनर्जी। और बेटा लाइफ में जो भी चीज इंस्टेंट मिल जाती है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है, याद रखना है, याद रखना। स्पेशली मेरी गुड़िया समझना, अगर आज कोई लड़का सडनली तुमसे क्लोज हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी बेटा उसमें। तो इस केस में सडन एनर्जी तो मिल जाती, काम तो चल जाता है, पर साथ में लैक्टिक एसिड यार ये क्या करता है, क्रैम्प कॉज कर देता है। तो ये तीन तरह के रेस्पिरेशन हमें समझने हैं। पहली वाली स्टेप सप में होगी, जिसमें ग्लूकोज टूट के पायरुवेट बनेगा, 6 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, एनर्जी निकलेगी। उसके बाद के जो 3 प्रोसेस हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाएगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी। ईस्ट के अंदर जाएगा एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और जब हम लोग इसमें आएंगे इन दी मसल सेल्स, इन दी लैक ऑफ ऑक्सीजन, मसल्स अटैच टू दी बोन्स, यहां पे क्या होगा, यहां पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकल जाएगी। प्रोडक्ट से याद रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलो आ जाओ, इनका डिफरेंस पढ़ ले अब, आओ तो डिफरेंस पढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक क्या होता है, पढ़े नहीं हो तुम इस मास्टर से लाइव आज तक, अभी जानते नहीं हो मास्टर को, ये तो एग्जाम चल रहा है तो छोड़ देंगे। 8-8 घंटा पढ़ाता है ये मास्टर लाइव। नहीं पढ़ाऊंगा नहीं, अगली बार आओगे नहीं कहोगे अरे मास्टर, बस बस खत्म, बस खत्म। हाँ चल, हाँ तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक कौन से हो गए बेटा, जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं, पढ़ डालते हैं चलो। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, एनारोबिक ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। मोर एनर्जी प्रोड्यूस, लेस एनर्जी प्रोड्यूस। कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, अकर्स इन यहां पे हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ, ज्यादा एनर्जी बनी,
कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, कंप्लीट ब्रेकडाउन पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। अच्छा, अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म, सिर्फ साइटोप्लाज्म में, और देखो कहीं नहीं हो रहे हैं। एंड प्रोडक्ट्स क्या है इसके, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है, ये दोनों बेटा एनारोबिक, ठीक है। इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या हो गए बेटा, एनारोबिक, हाँ मास्टर स्पेलिंग से करो। इसके प्रोडक्ट क्या हो गए, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड, सिंपल है ना, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड। एक चीज और देखो, कई बार किताबों में, कुछ किताबों में लिख देता है कि इस वाले रेस्पिरेशन को हम एल्कोहलिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एल्कोहलिक रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि इसमें एल्कोहल बन रहा है, इथेनॉल। इसको कई बार हम लोग लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन कह देते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड। कई बार बेटा हम लोग इसको फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो ये सब टर्म पकड़ लो, कभी एग्जाम में लिख के आ गया अल्कोहल फर्मेंटेशन ईस्ट में। और मान लो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये कहां होता है, मसल सेल्स अटैच टू बोन्स। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां होता है, मसल सेल अटैच टू बोन। बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग आगे देखो, लिखा तो है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, पर एक्चुअल में हम लोग अब पढ़ेंगे ब्रीदिंग, इनहेलिंग एक्सहेलिंग का पूरा कहानी समझेंगे। लिख दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोग सांस लेना सांस छोड़ने का पूरा कहानी समझेंगे। तो भाई इस चीज को शुरू करते हैं, सांस लेने और सांस छोड़ने को। हाँ चलो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। कहने को रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पर हम लोग ब्रीदिंग समझने वाले हैं, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगी, आओ इस डायग्राम की मदद से पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन भी खत्म हो जाएगा। चलो सबसे पहले क्या होगा, अरे यार ये क्या निकल आया, सबसे पहले क्या होगा कि बेटा एयर कहां एंटर करेगी, नाक में, है ना, कहां एंटर करेगी, नोस्ट्रिल में। एयर एंटर्स दी पैसेज। नोस्ट्रिल में घुसते ही बेटा ये जो रास्ता है, जो गुफा है, ये जो गुफा है, जो पूरा पैसेज है, ये अंदर जो पूरा पैसेज जा रहा है, ये पूरा जो पैसेज जा रहा है, इसको बोलते हैं नेसल पैसेज। क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज। अब आप देखते हो नाक के पैसेज के अंदर क्या होते हैं, बाल होते हैं छोटे छोटे, और क्या होता है, खाना नहीं ना खा, क्या होता है, नक्कू होती है ना, म्यूकस होता है। तो बेटा इस बाल का, इस म्यूकस का क्या काम है कि जितनी भी डर्ट है, जितना भी डस्ट है जो नाक के अंदर जा सकता है, जो आपके लंग्स पे जा सकता है, उसको ट्रैप करके रोक लेना। अब बेटा म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा सा होता है, तो क्या करता है, डस्ट को और डर्ट को चिपका लेता है। तो हम बोल सकते हैं कि नेसल पैसेज का अगर फंक्शन पूछ लिया, एक तो ऑफकोर्स पैसेज है जिससे एयर अंदर जाएगी, दूसरा फंक्शन ये बोल सकते हो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करता है, कि एयर में कोई भी डर्ट है, डस्ट है, तो उसको बाल रोक लेते हैं, कुछ म्यूकस में चिपक जाता है, ठीक है। तो पैसेज लाइन विथ म्यूकस टू ट्रैप डर्ट एंड डस्ट एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, हैव हेयर लाइनिंग पैसेज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। तो क्या क्या होता है, एक तो हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर वो भी करते हैं, हेयर भी फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, और दूसरा म्यूकस होता है जो कि डर्ट डस्ट को चिपका लेता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करता है। अब बेटा नेसल पैसेज के बाद सांस जाते 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 दो चीजों को आपको ध्यान से देखना है गले के पास, यहां पे ध्यान से, एक फेरिंग्स एक लैरिंग्स, है ना, फेरिंग्स फिर लैरिंग्स, याद कैसे रखना, प्रॉफिट एंड लॉस, PNL। तो पहले P फिर L, प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस, तो पहले P फिर L, PNL। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है बेटा, यहां पे देखो आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, जहां पे अंदर थोड़ा सा ऐसे घुसा हुआ सा नहीं बनाया है एनसीईआरटी ने, ये इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। यहां पे जैसे थोड़ा सा देखो ये चीज जो अंदर थोड़ा सा घुस गया है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स, P पहले फिर L, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है बेटा, एक कॉमन पैसेज है किसका, फूड का और एयर का, खाना और एयर इसी पाइप से जाता है। कई बार हम लोग कहते नहीं है खाते वक्त बात नहीं करो, बोला नहीं जाता है कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, कई बार क्या होता है खाना फंस जाता है, तो इसी चक्कर में, ठीक है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसके बाद बेटा क्या आता है, इसे बाहर निकला हुआ गुटका, गुटका वाला गुटका नहीं जो दरवाजे में गुटका होता है, ये देख थोड़ा सा बाहर निकला हुआ पोर्शन, ये बाहर निकला हुआ पोर्शन क्या है बेटा, ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स के पास क्या होता है बेटा, यहां आपको पता है ना क्या चीज होती है, वोकल कॉर्ड, ये जो बाहर निकल आता है गले में, हाँ वोकल कॉर्ड, ये कहां होता है, लैरिंग्स में। तो लैरिंग्स क्या है, जो प्रोड्यूसेस साउंड कंटेन्स वोकल कॉर्ड। तो पहले फेरिंग्स फिर लैरिंग्स, सांस अंदर ली, नेसल पैसेज, फिर किस पे गए, पहले फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है, तो ये निकला हुआ पार्ट, फेरिंग्स कैसे अंदर थोड़ा सा घुसा हुआ, एनसीईआरटी का डायग्राम देखो अंदर घुसा हुआ, बनाने को आया है भाई बोर्ड में फेरिंग्स और लैरिंग्स, तो फेरिंग्स थोड़ा अंदर घुसा हुआ, फिर लैरिंग्स क्या है, थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ, और लैरिंग्स क्या करता है बेटा, लैरिंग्स क्या करता है हमारा, लैरिंग्स साउंड बॉक्स है, वोकल कॉर्ड, ठीक है। अब सांस इसके बाद बेटा जाएगी आपके किसमें, किसमें, विंड पाइप में, किसमें गई, विंड पाइप। विंड पाइप का एक स्पेशल नाम है और उस नाम को हम बोलते हैं ट्रैकिया, ये रहा। अब देखो यहां से सांस गई अंदर इसमें विंड पाइप में, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया।
एक ही क्वेश्चन पूछता है कि ट्रैकिया के ऊपर जो ये रिंग बनी है, दिख रही है रिंग्स, सॉरी, ट्रैकिया के ऊपर आपको ये रिंग्स दिख रही हैं, ये क्या है और ये क्यों है? ये रिंग्स क्या है और ये रिंग्स क्यों है? बेटा ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है। क्या होती है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और पूरी कंप्लीट नहीं होती है, मैं भले ही उंगली पूरी घुमा दिया, इनकंप्लीट रिंग्स होती हैं एक्चुअली। तो ये मान लो अपना ट्रैकिया यानी हमारा विंड पाइप, तो ऐसे 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 इसके ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज अटैच है। इनका क्या काम होता है? ये विंड पाइप को, ट्रैकिया को बेटा कोलैप्स होने से बचाती हैं। कोलैप्स होने से, मान लो ट्रैकिया ऐसे पिचक जाए तो इसको पिचकने नहीं देती, ऐसे पकड़ के रखती हैं ट्रैकिया को, तुम पिचक मत जाना भाई, सांस अंदर जानी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आनी है। तो दे प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये देखो, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट्स एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग, इस एयर पैसेज को कोलैप्स होने से बचाता है। अब बेटा ये जो ट्रैकिया है, यही वो पाइप है जो अंदर जाके दो लंग्स में डिवाइड हो जाएगा। ये ट्रैकिया ऐसे आएगा 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 और दो आपके लंग्स में चला जाएगा। जब बेटा ट्रैकिया डिवाइड होता है और ये जो दो पाइप निकलते हैं, जो ट्यूब्स निकलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। सुना होगा ना, कहते हैं ना ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकस वर्ड लंग्स के आसपास बहुत यूज होता है। हाँ, तो बेटा ट्रैकिया डिवाइड हो गया दो पाइप में, इनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। एक इस तरफ ब्रोंकस गया, एक इस तरफ ब्रोंकस गया। यहां पे देखो ब्रोंकस, टू ब्रोंकस कनेक्ट ट्रैकिया टू ईच लंग, ये यहां से ब्रोंकस बन गया और यहीं से बेटा लंग्स की शुरुआत हो गई है। अगर आपसे पूछे लंग्स की शुरुआत कहां से हुई, इसी जगह से, जहां पे ट्रैकिया डिवाइड हुआ दो ब्रोंकस में, वहीं से लंग्स स्टार्ट हो गया। अब बेटा ब्रोंकस चले गए अंदर। अब ये ब्रोंकस बेटा अंदर जाके पतले 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 पतले, ये देखो, ये ट्रैकिया आया, डिवाइड किस में हो गया? ब्रोंकस। ये एक ब्रोंकस एक लंग्स में, एक ब्रोंकस दूसरे लंग्स में। ये लंग्स के अंदर घुस के दिखा रहे हैं आपको, ये लंग्स के अंदर की पिक्चर है भाई, है ना? हाँ, तो ये ब्रोंकस लंग्स के अंदर। ब्रोंकस क्या होता है बेटा? ऐसे एक ट्यूब जाता है लंग्स के अंदर, फिर पतले 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 ट्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन पतले 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 ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। इन पतले पतले ट्यूब को बोलते हैं ब्रोंकियोल, जो पतला पतला बन गया। इनका फंक्शन कुछ नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, ठीक है? तो ट्रैकिया आया, ट्रैकिया डिवाइड हुआ दो ब्रोंकस में, एक ब्रोंकस एक लंग्स में, एक ब्रोंकस दूसरे लंग्स में। ब्रोंकस बेटा डिवाइड हो गया पतले 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 ब्रोंकियोल्स में। इन ब्रोंकियोल्स के लास्ट में बेटा एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रोंकियोल्स के लास्ट में एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये, इसको हम लोग एयर सैक्स बोलते हैं या एल्विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्विलाई। गोल 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 स्ट्रक्चर कहां होता है? ब्रोंकस से निकली ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स जो पतली पतली है उसके लास्ट में एक एयर सैक होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्विलाई। एल्विलाई क्या करता है बेटा? अब आपने सांस ली थी, एयर ली आपने, विच इज रिच इन ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन नेसल पैसेज से होती हुई, ट्रैकिया से होती हुई, है ना, वहां से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया से होती हुई, ब्रोंकस से होती हुई, ब्रोंकियोल से होती हुई, ब्रोंकस मतलब ये डिवाइड हुआ, ब्रोंकियोल्स पतली पतली से होती हुई लास्ट में आ गई एल्विलाई में। एल्विलाई में जो ऑक्सीजन आया, अब एल्विलाई इस ऑक्सीजन को ब्लड को दे देता है। तो एल्विलाई क्या है? ब्लड वेसल्स के आसपास पतली 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 ब्लड की कैपिलरीज। ये क्या करती है? एल्विलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर लेती है। ऑक्सीजन किसको मिल गया? ब्लड को। ऑक्सीजन क्यों चाहिए ब्लड को? क्यों चाहिए? रेस्पिरेशन कराना था, बोला था ना, एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज भी लगेगा और ऑक्सीजन भी लगेगी, बोला था कि नहीं? तो बेटा यहां पे एल्विलाई से डिफ्यूजन हो जाता है किसका? ऑक्सीजन का। किसको? ब्लड कैपिलरीज को। एल्विलाई देखो, ब्रोंकियोल्स बता दिया मैंने, सॉरी, ब्रोंकियोल्स बता दिया मैंने। ईच ब्रोंकाई डिवाइड्स इन लंग्स टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स स्मॉल एयर सैक्स वेयर एक्सचेंज ऑफ CO, मतलब ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या होते हैं? स्मॉल एयर सैक्स, उसको क्या बोलते हैं? एल्विलाई। स्मॉल एयर सैक्स वेयर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 अकर्स। अब बेटा ये जो ब्लड है, ब्लड के पास क्या है? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सारी यूज हो चुकी, सेल्स ने क्या किया? ऑक्सीजन को यूज किया, एनर्जी बनाई और साथ में क्या बनाया था? कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स कहती है कार्बन डाइऑक्साइड का हम क्या करें? ब्लड से कहती है लेके जा। अब ब्लड वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके चला आता है लंग्स के पास, इसी एल्विलाई के पास। कहता है तुम ऑक्सीजन हमें दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, जूते दो, पैसे लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कहता है ऑक्सीजन हमें दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तो एल्विलाई कहता है ठीक है। तो यहां एल्विलाई पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
ये जो ऑक्सीजन ली ये जाके वो ब्लड को देने लगता है, ब्लड वेसल्स को, ब्लड कैपिलरीज को, और ब्लड कैपिलरीज से क्या दे देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई से कहां जाएगा? ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से कहां जाएगा? ब्रोंकस, ब्रोंकस से कहां जाएगा? ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहां जाएगा? लैरिंक्स, लैरिंक्स से कहां जाएगा? फेरिंक्स, फेरिंग्स से कहां जाएगा? नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से कहां आएगा? नोज, नोज से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द पैसेज फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहां पे देखो छोटा सा डायग्राम बना के दिखाया है, एल्विलाई में गैस एक्सचेंज कैसे होते हैं। ये देख ब्रोंकियोल आया, एक ब्रोंकियोल आया, इसमें क्या है? एल्विलाई, एल्विलाई देख रहे हैं, एयर सैक्स या बलून लाइक स्ट्रक्चर। ये देख इसके पास में नीला, ये लाल लाल क्या दिख रहा है? लाल लाल क्या है बेटा? लाल लाल आगे पढ़ेंगे, लाल लाल कुछ होता है, आर्टरी होती है। लाल लाल क्या है? ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल ने क्या किया? इससे ऑक्सीजन चूस लिया एल्विलाई ने, और ये नीली वाली वेसल क्या करती है? ये नीली वाली वेसल कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भर देती है। तो ये क्या करेगा? देखो इधर वाले में ज्यादा अच्छा दिख रहा है, हाँ ये देख, लाल वाली ने क्या किया? लाल वाली ने इसको ऑक्सीजन दे दिया, और नीली वाली ने क्या किया? सॉरी, लाल वाली ने इससे ऑक्सीजन ले लिया एल्विलाई से, कि ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन दे, मेरे को बॉडी को ऑक्सीजन देनी है, जो तूने सांस ली है, जो एल्विलाई में सांस है, तेरे पास ऑक्सीजन है, वो मुझे दे। और नीली वाली क्या करती है? ए भाई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक के आओ, हम बॉडी से सारा कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लाए हैं, इसको लेके बाहर फेंक के आओ। तो एल्विलाई उसको ले लेता है। क्लियर? मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और डिटेल में चीज नहीं बता सकता। क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमें फंक्शन ऑफ डायफ्राम समझना है। डायफ्राम क्या है बेटा? यहां पे आपके चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में उनको सेपरेट करता हुआ एक डोम शेप्ड मसल है। कैसा? डोम शेप्ड, ऐसे ऐसे रहता है, रिलैक्स स्टेट में ऐसे रहता है, जब रिलैक्स स्टेट में है तो ऐसे डोम शेप्ड मसल, इसे हम बोलते हैं क्या चीज? डायफ्राम। तो डायफ्राम का रोल क्या है? डायफ्राम इज अ लार्ज डोम शेप्ड मसल दैट सेपरेट